Yes, we will. Let's start a nice quick revision of securities law. चैप्टर नंबर 2 सिक्योरिटीज लॉ. इसके अंदर हमारा पहला केस आया था श्रुति वोरा. अरे याद है इन्होंने क्या किया था? व्हाट्सएप पे मैसेजेस आए थे, वो मैसेजेस को आगे फॉरवर्ड कर दिया, फॉरवर्ड एज रिसीव्ड, और वो एक्चुअली हो गया एंड दे मेड सर्टेन प्रॉफिट. सेबी ने इनको पकड़ के फोड़ा कि तुम लोगों के पास में इनसाइडर इंफॉर्मेशन थी, तुमने इनसाइडर ट्रेडिंग की है. ये केस गया सैट तक. सैट ने कहा व्हाट्सएप का फॉरवर्ड एज रिसीव्ड मैसेजेस आए थे, उसके बेसिस पे ट्रेडिंग किए तो इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं होगी. इस केस के कुछ बैकएंड पे ऐसी चीजें भी थी कि बहुत सारे मैसेजेस आए थे, उनमें से सिर्फ 4-5 मैसेजेस थे जो कि मटेरियलाइज हुए, जो एक्चुअल में कन्वर्ट हुए, इसलिए इसे इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं कह सकते. ये जो सारी इंफॉर्मेशन थी ये ऑलरेडी कुछ वेबसाइट्स पे अपलोडेड थी एस्टिमेट के द्वारा. तो ये जो वेबसाइट पे ऑलरेडी अपलोडेड थी वो एक्चुअल हो गई, एस्टिमेट थे जो एक्चुअल हो गए, तो इसे इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं बोल सकते. व्हाट्सएप पे फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड वाले मैसेजेस के बेस पे ट्रेडिंग की है, वो इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं थी. इस केस में हल क्या हुआ? SL1. SL2 आता है आईसीआईसीआई बैंक वर्सेस सेबी. इसके अंदर क्या हुआ था? यहां पर सेबी ने बहुत लेट एक्शन स्टार्ट किया था. एक कंपनी थी, उसके अगेंस्ट सेबी ने बहुत लेट एक्शन स्टार्ट किया था. तो आईसीआईसीआई बैंक का कहना था कि इतना लेट एक्शन उन्होंने स्टार्ट किया तो इस एक्ट को इनवैलिड कर दो, हमारे अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया जा सकता. सैट ने बोला मियर डिले ऑन द पार्ट ऑफ सेबी विल नॉट इनवैलिडेट द एक्शन. सेबी लेट भी एक्शन ले सकती है प्रोवाइडेड लिमिटेशन पीरियड के अंदर हो, तो सेबी डिलेड भी एक्शन ले सकती है. लेकिन इस केस में चूंकि आईसीआईसीआई बैंक की गलती बहुत कम थी, उन्होंने उनकी पेनल्टी को रिड्यूस करके क्या कर दिया था? 0. याद आ रहा है क्या? तो इस केस के अंदर मेन टेकअवे यह है कि सेबी ने किसी भी एक्शन को डिले किया है, डिलेड स्टार्ट किया. दिस इज नॉट अ ग्राउंड टू कैंसिल दी हियरिंग. केस फिर भी आगे बढ़ेगा. टेकअवे क्या है? merely the delay on the part of SEBI to its show cause notice and to order penalty does not invalidate the proceeding. But in case उनकी पेनल्टी कम कर दी. SL2 आईसीआईसीआई बैंक. SL3 इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस SEBI. इसके अंदर क्या हुआ था अच्छे से समझना. अगर मान लीजिए SEBI को कभी भी लगता है, इस केस के लिए किसी जजमेंट की जरूरत नहीं थी, तो लॉ में लिखा हुआ है, सेबी को अगर कभी भी लगता है कि एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का कोई भी ऑर्डर कैसा है? एरोनियस है, तो सेबी उस ऑर्डर को बुला सकता है. सेबी को कभी भी लगता है कि एडजुडिकेटिंग ऑफिसर कोई भी ऑर्डर एरोनियस है, तो सेबी उसको बुला सकता है. बुला के पेनल्टी को कम भी कर सकता है, पेनल्टी को बढ़ा भी सकता है. सेबी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास किसी भी ऑर्डर को बुला सकता है, कैन कॉल एनी ऑफ इट्स ऑर्डर कि अब मैं वापस फ्रेश जजमेंट पास करूंगा, फ्रेश ऑर्डर पास करूंगा, एंड दे कैन इंक्रीज द पेनल्टी एज वेल एज रिड्यूस द पेनल्टी. SL3. इसके बाद आता है SL4 डॉक्टर उद्यंत मल्होत्रा वर्सेस सेबी. सेट के पास केस था. हाँ, इसके अंदर क्या बात हो रही थी कि सेबी के पास में एक्स पार्टी ऑर्डर्स, इंटरिम ऑर्डर्स पास करने की पावर है या नहीं है? मुझे बताओ, है या नहीं है? है. तो क्या बार बार यूज करेगा क्या? नहीं. इट हैज टू बी यूज्ड स्पेरिंगली, रेयरली, ओनली इन एक्सेप्शनल केसेस. कि सेबी के पास ये जो पावर है, ये पावर सेबी यूज करेगा ओनली एंड ओनली इन एक्सेप्शनल केसेस. बहुत ही बढ़िया. उसके बाद में हमने पढ़ा इंडसवेयर इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस सेबी. बहुत ही बढ़िया. इसके अंदर क्या हुआ था? इसके अंदर बहुत ज्यादा कुछ हुआ नहीं. एक इंफॉर्मेशनल जजमेंट था जिसके अंदर एक एंटिटी ने नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंशियल्स इशू कर दिए थे और वॉयलेट कर दिया था सेबी के नॉर्म्स को. लेकिन पेनल्टी जो सेबी ने इंफ्यूज की थी ऑन वॉयलेटिंग दिस फर्दर रिड्यूस्ड बाय सेट टू मीट द एंड ऑफ जस्टिस. तो एक एंटिटी है, उसने क्या किया? याद आ रहा है क्या? बहुत सारे लोगों को, कितने सारों को उन्होंने इतना अमाउंट 32,000 इन्वेस्टर्स को उन्होंने मनी रेस कर ली थी उन लोगों से. और उसके बाद में उन लोगों ने कहा कि नहीं हम तो बहुत कम लोगों से रेस कर रहे हैं. 49 से कम से अगर आप करते हैं तो चलता है, 49 से ज्यादा करते हो तो आपको पब्लिक इशू के कंप्लायंस करने पड़ते हैं. इस एंटिटी ने पब्लिक इशू के कंप्लायंस भी नहीं किया और 32,000 लोगों को सिक्योरिटीज इशू कर दी. तो यहां पर उनके अगेंस्ट पेनल्टी इंपोज की गई थी. सैट ने बोला कि नहीं देखो, पेनल्टी कम कर देते हैं. पेनल्टी क्या कर देते हैं? इन्होंने कहा फर्दर रिड्यूस द पेनल्टी. पेनल्टी कम कर दी बट वायलेशन तो हुआ है. दिस इज मियरली एन इंफॉर्मेशनल केस, इंडसवेयर इंडस्ट्रीज लिमिटेड. उसके बाद में आता है एक टेकअवे वाला केस, मिस्टर महेंद्र गिरधारी लाल वर्सेस एनएससी सेबी एंड टी स्टेन्स एंड कंपनी. फोकस करना क्या लिखा हुआ यहां पे? बहुत प्यारा केस. ये नहीं यहां पे ध्यान दो, यहां पे ध्यान दो. फोकस करना अच्छे से. एक कंपनी है, वो स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट हो रही है. स्टॉक एक्सचेंज से एक कंपनी, ये समझ लो, भले स्टॉक एक्सचेंज जा रहा है, कुछ भी हो रहा है, स्टॉक एक्सचेंज से एक कंपनी हो रही है डीलिस्ट. सेबी ने उसको बोला, स्टॉक एक्सचेंज ने उसको बोला कि अगर आपको डीलिस्ट होना है तो आप हो सकते हो, यू हैव टू गिव एन एग्जिट अपॉर्चुनिटी एंड देयरआफ्टर यू कैन डीलिस्ट. इस कंपनी ने कहा ठीक है. इस कंपनी ने एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी दी थ्रू बायबैक, कि बायबैक का ऑप्शन दिया.
शेयर होल्डर्स में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनका बायबैक किया, ज्यादा शेयर होल्डर्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया। इनका बायबैक का पीरियड खत्म हुआ, इन्होंने फिर अपने शेयर्स को क्या कर लिया, डीलिस्ट करवा लिया, डिससेमिनेशन बोर्ड पे ले लिया, डीलिस्ट करा दिया। तब शेयर होल्डर्स आए कोर्ट में, ए नहीं 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 नहीं, कंपनी को डीलिस्ट मत करो, कंपनी को डीलिस्ट मत करो, थोड़े समय और रहने दो। तो यहां पर कोर्ट ने ऑर्डर किया कि अब कंपनी को डीलिस्ट किया जाएगा, क्योंकि कंपनी हैज ड्यूली कंप्लाइड विद द रिक्वायरमेंट ऑफ गिविंग एन एग्जिट अपॉर्चुनिटी। अगर आपको बेचना था तो आपको उस एग्जिट अपॉर्चुनिटी में बेचना था, वो उसमें आपने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो बाद में आप ये नहीं कह सकते कि कंपनी को वापस लिस्ट करो, हमें शेयर्स बेचने हैं। कंपनी ने एक बार ड्यू प्रोसेस से बायबैक का ऑप्शन दे के डीलिस्ट किया है, तो ये एकदम ड्यू डीलिस्टिंग है, वापस लिस्टिंग के कोई स्कोप नहीं है। बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ। हाँ, नेक्स्ट इज SL7 सिनर्जी कॉस्मेटिक्स लिमिटेड वर्सेस BSE। फोकस करना अच्छे से, क्या हुआ था? अरे मेरे को पढ़ाना ही नहीं है केस, याद आ रहा है क्या तुमको? अरे वो लॉयर नहीं मिल रहा है, डिले। हाँ, इसके अंदर एक एंटिटी है, उस एंटिटी ने टाइम में अपील फाइल नहीं की। तो आपने पढ़ा है लॉ के अंदर सेबी के ऑर्डर के अगेंस्ट सैट में फाइल करनी तो भी टाइम पीरियड है, सैट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में फाइल करनी तो भी टाइम पीरियड है। इन्होंने सैट में अपील फाइल की आउटसाइड द टाइम पीरियड एक्सपायर हो चुका था, उसके बाद में अपील ले जाके फाइल की। सैट ने बोला कि नहीं रुको, हम तो तभी एक्सेप्ट करेंगे व्हेन देयर इज सफिशिएंट कॉज। ये सफिशिएंट कॉस्ट के बारे में दो चीज बोले यार, एक तो सर कि सिक्योरिटीज लॉ वाला लॉयर नहीं मिल रहा था, वी वर अनेबल टू फाइंड अ स्पेशलाइज्ड लॉयर, एंड सेकंड इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम टू कलेक्ट द मनी एंड रिसोर्सेज टू फाइल द केस। और सैट ने सरप्राइजिंगली इनको अलाउ कर दिया कि जी हाँ चलेगा, अरे चालेल चलेगा, आप मस्ती से केस फाइल कर सकते, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो यहां पे the time period taken to find a specialized lawyer and the time taken to collect resources was considered as a sufficient cause for not filing the appeal in time, and that it was a very strange judgment, but this was a judgment. देखो क्या लिखा है, the company delayed in filing the appeal because of the reason that it took time to find a specialized lawyer and also took time to pool resources to file the appeal. ये दो कारणों से टाइम लगा, और SAT finds this to be सफिशिएंट कॉज टू फाइल एन अपील, के बिल्कुल सफिशिएंट कॉज है, चलेगा भाई, कोई परेशानी की बात नहीं है। वेरी स्ट्रेंज जजमेंट, आई थिंक बहुत जल्दी ओवर रूल हो जाना चाहिए। उसके बाद में एक केस आता है, फैक्चुअल केस। द केस इज नाइसर ग्रीन हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड वर्सेस सेबी। फोकस करना, क्या हुआ? एकदम 80 से, बहुत ही बढ़िया। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एविडेंस द एपेलेंट्स हैव रिफंडेड। अरे यार याद आ रहा है क्या तुमको? पैसे दे दिए ना सर, पैसे दे दिए ना सर, पैसे दे दिए ना सर। अरे नहीं, याद नहीं आ रहा है आपको? याद करो क्या केस था। एक केस के अंदर CIS की तरह उन्होंने बिजनेस चालू कर दिया था, उन्होंने बहुत लोगों से पैसा कलेक्ट कर लिया था, फिर सेबी ने ऑर्डर किया कि नहीं नहीं ये पैसा तुम कलेक्ट नहीं कर सकते, पूरा का पूरा पैसा रिफंड करो और आप ये बिजनेस भी नहीं कर पाओगे। तो वो लोग आके बोलते हैं अरे वी हैव ऑलरेडी रिफंडेड द मनी मेजॉरिटी को, और बाकियों को भी हम कर देंगे, वी हैव ऑलरेडी रिफंडेड द मनी मेजॉरिटी को, और बाकियों को भी हम कर देंगे। सेबी ने कहा कि ओके प्रूफ सबमिट करो, वी हैव ऑलरेडी रिफंडेड द मनी और रिमेनिंग को भी कर देंगे। अरे हाँ हाँ प्रूफ दिखाओ, वी हैव ऑलरेडी रिफंड। सो यहां पे द कंपनी वाज रिपीटेडली सेइंग दैट वी हैव ऑलरेडी रिफंडेड द मनी, रिफंडेड द मनी, रिफंडेड द मनी, बट नो प्रूफ एज टू एनी रिफंड वाज प्रोड्यूस्ड। तो यहां पर सैट ने भी वही ऑर्डर पास किया, सेबी ने जो बोला है कि पैसा रिफंड करो और आप CIS का बिजनेस नहीं कर सकते। In the absence of any evidence that appellants have refunded, that they are ready and willing to pay the balance amount to invest in time-bound manner, SAT is of the opinion that there is no infirmity in the order passed by SEBI. There is nothing wrong with the order passed by SEBI disposing of their representation. कि SEBI ने जो ऑर्डर पास किया सही है कि भैया ये बोले जा रहे हैं कि पैसे देंगे पैसे देंगे, पैसे दे दिए हैं लेकिन कोई प्रूफ दिया नहीं है, तो उनको बोला पैसे भरो और ये बिजनेस आप आगे नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी फैक्चुअल केस, फैक्चुअल केस। चलिए उसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट केस, सनगोल्ड कैपिटल लिमिटेड वाला। बहुत ही प्यारा केस। मुझे एक बात बता दो, अगर मान लीजिए टेक ओवर कोड 2011 के अंदर नया वाला टेक ओवर कोड आ गया, उसके पहले पुराना टेक ओवर कोड था, जो पेंडिंग ओपन ऑफर्स थे, जो ओपन ऑफर 2011 के पहले हो चुके हैं, पहले ट्रिगर हो चुके हैं, वो 2011 वाले कोड में जाएंगे या ओल्ड में जाएंगे? ओल्ड में जाएंगे। हमने ये पढ़ा कि 2011 में जो टेक ओवर कोड आया, उसके बाद भी जो पुराने ट्रिगर किए हुए ओपन ऑफर हैं वो पुरानी वाली रेगुलेशन के अंदर ही दिए जाएंगे, पुरानी वाली रेगुलेशन के हिसाब से ही दिए जाएंगे। देखो क्या लिखा है अच्छे से, इफ एन acquirer has triggered an open offer obligation under SAST regulation 1997, अगर एक acquirer ने open offer obligation ट्रिगर किया है अंडर द ओल्ड रेगुलेशन and has not given the open offer, open offer अभी तक दिया नहीं है, ट्रिगर हो चुका है, and meanwhile नया रेगुलेशन आ चुका है, meanwhile the new regulation, the old regulation has been repealed and the new regulation has come into picture, SEBI held that even after 2011 regulation has been notified, still the pending offer will be given as per 1997 regulation.
कि 1997 रेगुलेशन के अंदर जो जो ओपन ऑफर ट्रिगर हुए हैं, भले 2011 आ चुका हो, ओपन ऑफर जिस रेगुलेशन में ट्रिगर हुआ है उसी रेगुलेशन के हिसाब से दिया जाएगा। 2012 में भी आप ओपन ऑफर दे रहे हो, बट द रिक्वायरमेंट वाज ट्रिगर्ड व्हेन 2011 का एक्ट नहीं था, तो ये ओपन ऑफर दिया जाएगा 1997 के हिसाब से। तो जिस रेगुलेशन के अंतर्गत ओपन ऑफर ट्रिगर हुआ है उसी रेगुलेशन के हिसाब से ओपन ऑफर दिया जाएगा। एम आई कम्युनिकेटिंग क्लियरली? चल, उसके बाद में आता है हमारे सामने एक इंफॉर्मेशनल केस, रिको इंडिया लिमिटेड। इसके अंदर कोई टेक अवे नहीं है, एक व्यक्ति है, उन लोगों ने थोड़ी सी क्या की, इनसाइडर ट्रेडिंग की। इनसाइडर ट्रेडिंग की तो उनको फोड़ा, सेबी ने कहा कि सब लोगों को फोड़ो, उन सबको फोड़ा, बहुत अच्छी बात है, खत्म। तो एक एंटिटी ने इनसाइडर ट्रेडिंग की, उनके ऊपर पेनल्टी लगी कुछ 2 करोड़ 30 लाख एंड सो ऑन की, ठीक है। तो जो भी उनके ऊपर रॉन्गफुल गेन था उसकी टोटल उन पे पेनल्टी लगा दी गई। बहुत बढ़िया किया। नेक्स्ट टेक अवे, हाँ, विशाल विजय शाह केस। अच्छे से आ जाओ, चलो, बहुत अच्छे समझना। वैसे तो ये एक इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए हो सकता है, लेकिन इसके अंदर टेक अवे लिखवाया है मैंने फॉर अ स्पेसिफिक रीजन, अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। यहां पर क्या हुआ था, यहां पर हुआ ऐसा था कि एक ब्रोकर था, ठीक है। ब्रोकर को के ऊपर सेपरेट स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी जाती है कि उसको हर एक क्लाइंट का पैसा कैसा रखना है, सेपरेट। सो द टेक अवेज हियर आर, सबसे पहले कि आपका हर एक का सेपरेट अकाउंट होना चाहिए। तो एक क्लाइंट है, उसके जितने ब्रोकर हैं, सारे ब्रोकर्स का सेपरेट अकाउंट, बैंक अकाउंट मेंटेन करना होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या एक ब्रोकर अपने क्लाइंट का पैसा थर्ड पार्टी के अकाउंट से ले सकता है क्या? यस और नो? नो। क्या अपने क्लाइंट के डीमैट अकाउंट में शेयर्स बेचे जो पैसा आया वो थर्ड पार्टी को डायरेक्टली दे सकता है क्या? नो। सो द मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल हियर इज कि थर्ड पार्टी से क्लाइंट के लिए पैसा लेना और थर्ड पार्टी को डायरेक्टली पैसा देना अलाउड नहीं है। मैंने बहुत डिटेल में बताया था रेगुलर टाइम पे कि इट इज मैंडेटरी कि अगर शुभम शुक्लेचा का डीमैट अकाउंट है तो मनी शुड कम इन फ्रॉम शुभम शुक्लेचा's बैंक अकाउंट ओनली। यू कैन नॉट ट्रांसफर मनी फ्रॉम एक्सिस बैंक अकाउंट टू शुभम शुक्लेचा's डीमैट अकाउंट। इट इज नॉट अलाउड कि आप ब्रोकर को किसी थर्ड पार्टी के थ्रू पैसा दें। आपको ब्रोकर को पैसा देना है क्लाइंट के अकाउंट से ही, क्लियर है? और हर एक क्लाइंट का पैसा सेपरेटली तो रखना ही है। व्हाट इज द टेक अवे ऑफ दिस केस? द ऑब्जेक्टिव ऑफ ओपनिंग एंड मेंटेनिंग अ सेपरेट अकाउंट फॉर क्लाइंट सिक्योरिटी इज टू सेग्रीगेट एंड आइडेंटिफाई देम सेपरेटली एंड टू प्रिवेंट इट्स यूज बाय स्टॉक ब्रोकर फॉर एनी पर्पस। कि स्टॉक ब्रोकर को सबका पैसा सेपरेटली रखना है, दैट इज ओके। नेक्स्ट, पेमेंट शुड बी रिसीव्ड डायरेक्टली फ्रॉम द रिस्पेक्टिव क्लाइंट एंड नॉट फ्रॉम थर्ड पार्टी। कि पेमेंट रिस्पेक्टिव क्लाइंट से आना चाहिए, थर्ड पार्टी से आना नहीं चाहिए। फिर द debiting of any client's account for transactions which are not related to that client defeats the very purpose of maintaining client's account separately। कि भैया हमें अगर शेयर्स खरीदने हैं, थर्ड पार्टी से के बैंक अकाउंट से अगर पैसा अलाउ कर देंगे तो सेपरेट अकाउंट बनाने का पर्पस डिफीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने यही सीखा कि एक ब्रोकर है, उसने गलती की थी तो सेबी ने ब्रोकर को फोड़ा, बात खत्म। दैट वाज केस नंबर SL11। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम SL12 की तरफ चलते हैं। मेसर्स बेकन्स इंडिया लिमिटेड, इंफॉर्मेशनल केस है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके अंदर क्या हुआ, इन्होंने क्या किया था, फ्रॉडुलेंट अरेंजमेंट किया था उन्होंने। बेकन ने डेलिबरेटली ट्रूथ फैक्ट्स मिसलीडिंग किए थे, कनेक्ट नहीं किए थे, कम्युनिकेट नहीं किए थे, तो उनके ऊपर 10 करोड़, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 10 करोड़ की पेनल्टी इंपोज कर दी। तो सिंपल GDR वगैरह इश्यू किए थे, जो भी रेगुलेशंस थे, वायलेशन हुआ है, 10 करोड़ की पेनल्टी यहां पे लगा दी है। कुछ भी नहीं है, इंफॉर्मेशनल पर्पस के केस है, काम का नहीं है। नेक्स्ट, गुरमीत वाला केस भी इंटरनेशनल, ये उसी, याद है ना, हमने पढ़ा था 12 और 13 एक ही केस है। 12 में बेकन्स कंपनी के अगेंस्ट पेनल्टी लगी, 13 में उसके डायरेक्टर्स के अगेंस्ट पेनल्टी इंपोज की थी। केस एक ही है, इंफॉर्मेशनल केसेस है 13 तक। फिर आता है 14, फिर एशलर कमोडिटीज, ये भी इंफॉर्मेशनल केस है। इसके अंदर क्या हुआ, उन्होंने नॉन जेन्युइन ट्रेड की थी, नॉन जेन्युइन ट्रेड की, 530 यूनिक कॉन्ट्रैक्ट, याद आ रहा है क्या किया था, बहुत सारे डीमैट अकाउंट से शेयर्स लिए और वो शेयर्स इवेंचुअली हमारे अकाउंट में लेकर आए, 528 कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, आउट ऑफ दिस स्टेट वाज एलिजिबल नॉन जेन्युइन, नहीं ये वाला नहीं है, क्रिएशन ऑफ आर्टिफिशियल वॉल्यूम, यस, इन्होंने नॉन जेन्युइन ट्रेड की, आर्टिफिशियल वॉल्यूम्स रियलाइज की और इनके ऊपर पेनल्टी लगाई गई बहुत सारे अमाउंट की, 84 लाख की पेनल्टी लगाई गई। दैट्स इट, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। देयर इज नो लीगल टेक अवे, देयर इज नो इशू इन्वॉल्व। एक एंटिटी है, उसने कुछ इलीगल ट्रेडिंग की, नॉन जेन्युइन ट्रेड्स की, आर्टिफिशियल वॉल्यूम दिखाई, उसके ऊपर सेबी ने पेनल्टी इंपोज कर दी। 15 पे आते हैं, एडजुडिकेशन ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ बी रंगनाथ इन द मैटर ऑफ एडल्विस फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ये भी इंफॉर्मेशनल पर्पस था, पर मैंने आपको इनका फोटो भी दिखाया था। ये बहुत बड़े आदमी थे, ये उस पूरी कंपनी के पीछे थे और इवेंचुअली उस कंपनी के अगेंस्ट क्या हुआ था कि हमने कुछ ऑडिट ऑर्डर किए थे। फोकस करो, इसके अंदर क्या हुआ था, इसके अंदर, इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टिगेशन हुई थी। सबसे पहले इस शेयर के अंदर एडल्विस फाइनेंशियल सर्विस के अगेंस्ट इसके अंदर कुछ प्रोहिबिशन हुआ था। उसके बाद में बहुत सारी कंपनीज आई, EFSL, NSE, BSE को उन्होंने कुछ डिस्क्लोजर्स टाइम पे नहीं दिए थे।
एक और कंपनी थी ईसैप इक्विटीज, अ होली ओन्ड सब्सिडियरी दिस, उन्होंने अक्वायर किए थे ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट. सो इन समरी दे हैड वायलेटेड अ लॉट ऑफ रेगुलेशन हियर, दिस स्पेसिफिक पर्सन बी रंगनाथ. तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उसके ऊपर 5 लाख की पेनल्टी लगा दी गई. टिंग टिंग टिंग, खत्म. कुछ भी नहीं सर, ये सारे हमारे इन्फॉर्मेशनल केसेस का हम क्या करें? कुछ भी मत करो. आपको इन्फॉर्मेशनल केसेस सिर्फ दिए हुए हैं बताने के लिए कि अगर आप कोई भी पेनल्टी, आप कोई भी वायलेशन करते हो तो इस प्रकार से सेबी ने बहुत केसेस में पेनल्टी इंपोज की हुई है. हमें इन चीजों का ध्यान रखने की कोई आवश्यकता नहीं है. बहुत देर बाद एक केस आता है, टेक अवे वाला केस, बहुत ही अच्छा केस है, अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली. डॉक्टर उप्पल देवेंद्र कुमार, याद आ रहा है डॉक्टर साहब का केस था, फोकस करना अच्छे से. इस केस के अंदर हमने सारे डायरेक्टर्स को फोड़ा, उन सारे डायरेक्टर्स के ऊपर पेनल्टी लगा दी. फिर एक डायरेक्टर बोलते हुए कि भैया 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 भैया, आई वाज डायरेक्टर फॉर नियरली हाउ मेनी डेज? 50 डेज. आई वाज अ डायरेक्टर फॉर 50 डेज. अरे मेरे टाइम पे तो कोई वायलेशन हुआ ही नहीं, व्हाई आर यू मेकिंग मी लायबल? तो यहां पर इस केस के अंदर सैट ने कहा as the director was not aware about involved in the CIS and its functioning at all during his 50 days short tenure, he cannot be held liable. कि एक डायरेक्टर था, वो सिर्फ 50 डेज के लिए डायरेक्टर था, and he was not at all aware also, he was not at all aware also about the non-compliance, and hence the court held that he is not liable. दो key elements हैं. पहला एलिमेंट हो गया कि he was not aware. दूसरा, he was a director for merely 50 days. मैंने आपको इस केस के टाइम पे बताया था, आप कोई एक पॉइंट को पकड़ के नहीं बैठ सकते प्रैक्टिस के टाइम पे कि एक व्यक्ति सिर्फ 50 डेज के लिए डायरेक्टर था तो वो लायबल नहीं होगा. नहीं, एक डायरेक्टर अवेयर नहीं था तो वो लायबल नहीं होगा. नहीं, सिर्फ 50 डेज के लिए डायरेक्टर था और वो अवेयर भी नहीं था, ये दोनों चीजें कपल अप हो जाती तो कह दिया द डायरेक्टर विल नॉट बी लायबल. दोनों कंडीशन मिल जानी चाहिए. SL16 फिर आज हमारे सामने बजाज फाइनेंस सेबी का केस. बहुत ही सिंपल सा केस था कि बजाज फाइनेंस ने सिक्योरिटीज, कार्वी वाला केस है ना, यस कार्वी वाला, कि कार्वी के पास, कार्वी को कुछ लोन दिया था, कार्वी की कुछ सिक्योरिटीज थी, उसको एज अ प्लेज करके हमने लोन दिया था. यहां पे कार्वी के अगेंस्ट ऑर्डर आ गया कि वो किसी भी सिक्योरिटी को ट्रांसफर नहीं कर सकता. बजाज फाइनेंस बोला कि भाई मेरी क्या गलती है, वो मेरा लोन रिपे नहीं करे तो लेट मी गेट दो सिक्योरिटी, प्लीज अलाउ मी टू सेल इट. यहां पर सैट ने कहा कि बिल्कुल उन सिक्योरिटीज को सेल करके आप इधर आ सकते हो. तब सेबी को कहा क्या था कि इनको मेरिट्स वगैरह पे सुनो, अच्छे से केस को देखो. तो इवेंचुअली क्या होगा कि बजाज फाइनेंस विल बी गेटिंग अ राइट टू गेट दोस सिक्योरिटीज. तो दिस वाज अगेन अ इंफॉर्मेशनल केस, कोई यहां पे भी टेक अवे नहीं है हमारे लिए. उसके बाद में आते हैं SL18 भावेश प्रभारी. बहुत ही बढ़िया. हमारा झगड़ा चल रहा था कि ये जो 3 कंडीशन होती है वो कंडीशन एग्जॉस्टिव होती है या इलस्ट्रेटिव होती है. कौन सी 3 कंडीशन? जिन 3 ग्राउंड्स के बेस पे एडजुडिकेटिंग ऑफिसर डिटरमिन करता है कि पेनल्टी इंपोज करनी, पेनल्टी कितनी इंपोज करनी है. द अमाउंट ऑफ डिसप्रोपोर्शनेट गेन वाले पॉइंट हो गया, डिसप्रोपोर्शनेट गेन अनफेयर एडवांटेज वाला पॉइंट हो गया, द अमाउंट ऑफ लॉस वाला पॉइंट हो गया, रेपिटेटिव नेचर हो गया. तो ये 3 जो पॉइंट्स हैं ये इलस्ट्रेटिव है या एग्जॉस्टिव है? क्या है? इलस्ट्रेटिव हैं. ये सिर्फ एग्जांपल्स हैं. एक एडजुडिकेटिंग ऑफिसर इन तीनों के अलावा भी कुछ और पॉइंट्स को यूज कर सकता है. उसके बाद में जो मिनिमम पेनल्टीज लगाई है, इससे क्या उसके डिस्क्रिप्शन को पूरा एक्लिप्स कर दिया है क्या? जी नहीं, उसकी पावर अभी भी उसके पास में बिल्कुल है. SL18 ऐसे केसेस हमारे काम के. फिर आता है SL19 PVP ग्लोबल. अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली. मुझे बताओ, अरे बहुत अच्छा केस है. अरे मुझे बताओ, सेबी ने अगर मुझे कोई पेनल्टी इंपोज की तो क्या सेपरेट डिमांड नोटिस देना जरूरी है सेबी को? नो, द पेनल्टी ऑर्डर इटसेल्फ अमाउंट्स टू अ डिमांड नोटिस. सेपरेट डिमांड नोटिस की कोई आवश्यकता नहीं है. क्या लिखा है? Penalty has to be paid on adjudicating officer's order. No separate demand notice is required for recovery of penalty, and if not paid in time, shall automatically attract interest. वो ये हो गया 19. फिर आते हैं हम लोग SL20 पे. Therm Flow Engineers Private Limited versus SEBI. क्या कह रहे हैं यहाँ पे, अच्छे से समझो. SAT held that merely for violation of 0.4% penalty of giving open offer is disproportionate. SAT ordered the promoter to transfer back the shares. अभी बहुत ही एक एक्सेप्शनल सा व्यू लिया है उन्होंने. नॉर्मली क्या कहते हैं कि जैसी पेनल्टी, जैसे ही वायलेशन का पेनल्टी आ जाएगी, लेकिन यहां पर उन्होंने टेक ओवर कोड का वायलेशन किया था. कितने से? अरे कितने से? 0.04% से. 0.04 भी नहीं, 0.04 से. तो यहां पे बोला गया कि इट्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट. इसके लिए अगर इनके ऊपर ओपन ऑफर रिक्वायरमेंट लगा दिया तो इट इज गोइंग टू बी वेरी डिसप्रोपोर्शनेट. तो इस केस में उनको बोला गया कि नहीं कोई बात नहीं, आप क्या करो, शेयर्स बेच दो. एक बहुत छोटी सी बात थी, मुझे बताओ, शेयर्स बेच के पैसा कहां जमा कराने का बोला? इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, विच डज नॉट मेक एनी सेंस. क्या सेंस बनता है? बट बस ऐसे ही कि शेयर्स बेच दो, वो पैसा इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में जमा करा दो और तथास्तु एकदम. वो नहीं होता है कि हरी चटनी खा लो जीवन में सब अच्छा हो जाएगा. वो आए थे ना बीच में, बहुत फेमस हुए थे भाई. पूरी टीवी पे देखना, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा. निर्मल बाबा, उन्होंने माहौल मचा दिया दिल्ली में. उन्होंने माहौल मचा दिया था. दिल्ली में लोग जाते थे उनके पास में, अरे साहब बाबा परेशानी चल रही है,
समोसा खाते हो, हाँ हरी चटनी के साथ खाओ सब ठीक हो जाएगा, वैसा बोले थे भाई साहब। तो YouTube पर सब मिलेगा आपको, बहुत आगे जाओगे। हम लोग यहाँ पर आते हैं, हमारे पास में हमारे सामने चल रहा है SL20 थर्मल फॉर इंजीनियर्स, जहां पे ऐसा बोला गया कि अगर 0.04 की पेनल्टी है ना, अरे काम करो शेयर बेच दो और पैसा इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में जमा करा दो, ओपन ऑफर देने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिकॉज डिस्प्रपोर्शनेट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट केस SL21 GRD सिक्योरिटी। यहां पे क्या हुआ समझना अच्छे से, दो डिस्प्रपोर्शनेट वाले केस साथ में आए थे। तो इस केस के अंदर पेनल्टी 2 करोड़ 5 लाख की पेनल्टी हो रही थी, विच वॉज कंसिडर्ड डिस्प्रपोर्शनेट। आपको याद दिलाता हूं केस कौन सा था, क्या याद आ रहा है क्या आपको? एक व्यक्ति ने मार्जिन कलेक्ट नहीं किया था, ब्रोकर ने, और जितने अमाउंट का शॉर्टफॉल था उतने अमाउंट का क्या लगा दिया था, पेनल्टी 2 करोड़ 5 लाख की। उसने अपना प्रॉफिट बताया उस सेगमेंट से, बोला मेरा साल भर का प्रॉफिट 3 लाख रुपए, आप मुझ पे 2 करोड़ की पेनल्टी लगा रहे हो, हा हा द जोक इज ऑन यू, कैसी बातें करो, बर्बाद हो जाऊंगा मैं। तो फिर वो बोले कि नहीं नहीं चिंता करने की बात नहीं है, इट इज रियली डिस्प्रपोर्शनेट, इस कारण से इनकी पेनल्टी को कम कर दिया गया। तो वेरी फैक्चुअल ओरिएंटेड केस। और फिर आता है हमारा सेबी वर्सेस किशोर रजमेरा, बहुत ही बड़ा केस है। इसके अंदर इन्होंने किए थे मैचिंग ट्रेड्स। याद आ रहा है मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ा था, मैचिंग ट्रेड्स, सर्कुलर ट्रेडिंग, आर्टिफिशियल वॉल्यूम, सिंक्रोनाइज ट्रेड, ऐसे कुछ लोगों ने बहुत सारी सर्कुलर ट्रेडिंग की थी। अब यहां पे कंफ्यूजन ये था कि क्या माने कि ये जो सर्कुलर ट्रेडिंग हुई है ये एक्चुअली सर्कुलर ट्रेडिंग हुई है या नहीं हुई है, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो इन्होंने यहां पर एक पॉइंट है और उसके बाद में नेक्स्ट पेज पे एक नॉलेज के लिए भी पॉइंट था। कुछ केसेस के अंदर अ फ्यू पीपल हैव बीन हेल्ड लायबल एंड कुछ केसेस के अंदर पीपल हैव नॉट बीन हेल्ड लायबल। तो हमने कैसे पढ़ना है, जैसे कि यहां पर देखते हैं, अच्छे समझना कि इस केस में हमारे ब्रोकर्स वर नॉट हेल्ड लायबल। हमारे केस में ब्रोकर्स वर नॉट हेल्ड लायबल, इफ यू रिमेंबर। इसके अंदर कैसा हुआ था कि यहां पे दो लोगों ने सिंक्रोनाइज ट्रेडिंग की है, ठीक है। सिंक्रोनाइज ट्रेडिंग याद आ रहा है ना सबको? So the number of shares I have bought exactly the number of shares you have sold और the same number of shares again I have bought back। तो दो लोगों ने बीच में सिंक्रोनाइज ट्रेडिंग की थी, लेकिन इसके अंदर ये हेल्ड किया गया that the brokers are not involved, that the brokers are clearly not involved, because आज की तारीख में जब ट्रेडिंग होती है तो ब्रोकर्स को कैसे पता होता है, ब्रोकर ने एक्सेस दे रखा है and people trade on their own behalf। तो when there is synchronized trading between two people, there was no evidence against the broker and hence broker was not involved। ठीक है, ब्रोकर्स लायबल नहीं होंगे सिंक्रोनाइज ट्रेडिंग में, ऐसा कुछ टेक अवे हमारा हो गया। लेकिन तभी मैंने आपको एक और चीज बताई कि सुनो, लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी हुए जिसमें ब्रोकर्स वर हेल्ड लायबल। ये केसेस कैसे हुए थे, ये दो ब्रोकर हैं, ठीक है, इसके क्लाइंट हैं ABCD, इसके क्लाइंट हैं XYZM। तो क्या हो रहा है, इसने और इसने सिंक्रोनाइज ट्रेडिंग की, फिर इसने और इसने की, इसने और इसने की, इसने और इसने की। तो दो ब्रोकर से उन्हीं के क्लाइंट सिंक्रोनाइज ट्रेडिंग कर रहे हैं, बार 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 बार, इसके क्लाइंट और उस ब्रोकर के क्लाइंट ही सिंक्रोनाइज ट्रेडिंग करते हैं। तो समझ में आ रहा है, इट इज ऑब्वियस कि किसके कहने पे कर रहे हैं, ब्रोकर के। तो इफ इट ऑल दो ब्रोकर्स के कुछ कॉमन क्लाइंट्स हैं, वही लोग बार बार सिंक्रोनाइज ट्रेडिंग कर रहे हैं और ट्रांजैक्शन भी हो रहा है विद इन अ फ्यू सेकंड्स, तो इस केस में कुछ केसेस में ऐसा हेल्ड किया गया दैट ब्रोकर वाज आल्सो लायबल। तो अगर ब्रोकर के बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, कॉमन क्लाइंट्स से सिंक्रोनाइज ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ब्रोकर को लायबल हेल्ड किया गया। लेकिन हमारा जो मेन केस था उसमें दो ही क्लाइंट थे, वो आपस में सिंक्रोनाइज ट्रेडिंग कर रहे थे, तो ब्रोकर वाज नॉट हेल्ड लायबल। SL22। फिर आता है हमारे सामने SL23 नेसा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। एक सिंपल सा इंफॉर्मेशनल पर्पस है, NCDs टू बी रिफंडेड विद इंटरेस्ट। यहां पर क्या हुआ, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू किया था और कुछ प्रोविजंस वायलेट कर दिए थे। तो डायरेक्टर्स ने कहा कि कोई प्रोविजन का वायलेशन नहीं हुआ है। इवेंचुअली कोर्ट ने चेक किया कि भैया आपने कितने इशू किए, उनका हमने तो इतने इतने इशू कर दिए। पब्लिक इशू जितने पब्लिक इशू के प्रोविजन को कंप्लाई किए बिना आपने ज्यादा नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू कर दिए, तो आपको नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को क्या करना पड़ेगा, रिफंड। एक सिंपल सा ऑर्डर था, कोई लीगल इशू नहीं है, कोई टेक अवे नहीं है। SL23। फिर आता है हमारा सेबी वर्सेस OP स्टॉक लिंक लिमिटेड। बहुत ही जबरदस्त केस, अरे बहुत ही जबरदस्त केस। सुना सुना क्या हुआ, एक व्यक्ति था, उसको एक कंपनी का शेयर्स लेना था। उसने क्या किया, अपने बहुत सारे एम्प्लॉइज का डीमैट अकाउंट ओपन करवाया और अपने सारे एम्प्लॉइज को बोला कि ये शेयर लो। सब एम्प्लॉइज ने वो शेयर्स लिए, बहुत 550 प्लस अकाउंट से वो शेयर्स लिए और वो उनके डीमैट अकाउंट से फिर खुद के डीमैट अकाउंट में ले लिए एट अ वेरी लोअर प्राइस एज कंपेयर टू मार्केट प्राइस। और फिर उसने अपने डीमैट अकाउंट से उन सारे शेयर्स को बेच दिया। सेबी ने देखा इसको, सेबी ने बोला क्या समझ लिया हमको, और सेबी ने इनको फोड़ा कि आपने RII कैटेगरी का गलत फायदा उठाया है। बिकॉज RII कैटेगरी याद है ना, हर एक को एक एक लॉट मिलता है, आपने उसका गलत फायदा उठाया और आपने शेयर्स लिए, तो सेबी ने इनको फोड़ा। क्लियर है? तो एक व्यक्ति ने बहुत सारे डीमैट अकाउंट के थ्रू अप्लाई किया और उसके बाद में वो सारे शेयर्स लिए, अपने अकाउंट में ले लिया एट अ वेरी लोअर प्राइस, एंड देयर आफ्टर खुद ने उसको बेच दिया एट अ हायर प्राइस। सेबी ने बोला ये आपने सेबी के लॉस का एक्ट का वायलेशन किया, RII कैटेगरी का आपने मिसयूज किया है, तो आपके अगेंस्ट पेनल्टी होगी। फोड़ा सेबी ने उसको। SL24। फिर आता है SL25।
बर्न एनर्जी, बहुत जबरदस्त केस था, फोकस करना अच्छे से। इसके अंदर द फैक्ट्स वर रियली 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 कॉम्प्लिकेटेड, बट इशू यही था कि क्या एक इशू क्या था, लीगल इशू। इशू ये था कि क्या एक कंपनी जब किसी कंपनी के ऊपर कंट्रोल ले रही है, 25% शेयर्स अक्वायर कर लिए हैं, तब वो क्या डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है क्या ड्यूरिंग द ओपन ऑफर? ऑफर पीरियड के दौरान क्या अक्वायरर टारगेट कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है क्या? दैट वाज द क्वेश्चन। आंसर इज यस और नो? नो, कि ड्यूरिंग द ऑफर पीरियड अक्वायरर टारगेट कंपनी के अंदर कभी भी डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकता। फिर इसके अंदर सब लीगल इशू है। पहले मान लो अक्वायरर इंडिविजुअल है तो वो अपॉइंट नहीं हो सकता, ठीक है। अगर अक्वायरर कंपनी है तो भी उसके ऊपर प्रोविजन अप्लाई करेगा क्या? यस, द प्रोविजन विल अप्लाई even if the acquirer is a company, still he cannot appoint any person as director during the offer period। बिल्कुल ठीक है। अब ऑफर पीरियड मुझे बताओ कहां से शुरू होता है, कहां पे खत्म होता है? एमओयू से शुरू होता है और एंड किस पे होता है? जब आप ओपन ऑफर पूरा कंप्लीट कर लिया, पेमेंट हो चुका है, ठीक है। हमने एमओयू नहीं किया तो ये कहां से शुरू होगा? शेयर परचेज अग्रीमेंट से। शेयर परचेज अग्रीमेंट से ऑफर पीरियड शुरू हो जाएगा और आप डायरेक्टर को अपॉइंट नहीं कर सकते। इस केस के अंदर डायरेक्टर को अपॉइंट किया था गलत तरीके से, डायरेक्टर कैन नॉट बी अपॉइंटेड। बहुत बढ़िया। उसके बाद में आ रहा है SL26 NSE वर्सेस सेबी। बहुत ही बढ़िया। सेबी के पास बहुत सारी पावर है बेटा जी, उनमें से कुछ पावर है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कुलर्स इशू करने की। मुझे बताओ, एक बार एनएसई ने एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कुलर इशू कर दिया, क्या उसके अगेंस्ट अपील जा सकती है सैट के पास? यस नो? नो, अपील जाती है सैट के पास ऑन क्वाज़ी जुडिशियल इश्यूज। सेबी के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कुलर्स के अगेंस्ट अपील सैट के पास नहीं जाती है। ये गधो, याद आ रहा है ना? जाती कि नहीं मैडम? जाता है कि नहीं जाती है? फोकस है ना, जहां पे फिजिकली हो वहां पे मेंटली भी रहो, 100% फोकस यहां पे। चलिए, तो अगर कहने की बात इतनी सी है कि सेबी हैज अ पावर टू इशू एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कुलर्स, लखनऊ संभालो अपने आप को, ठीक है ना। सेबी हैज अ पावर टू इशू एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कुलर्स, तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कुलर्स इशू है, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कुलर्स इशू है, इससे अगर कोई स्टॉक एक्सचेंज खुश नहीं है, इससे अगर कोई स्टॉक एक्सचेंज खुश नहीं है, तो वो अपील लेकर सैट के पास नहीं आ सकता। क्वाज़ी जुडिशियल पावर जो सेबी की है उसके अगेंस्ट अपील आ सकती है, इन वाली पावर्स के अगेंस्ट अपील नहीं आ सकती। इजी। इसके बाद में आता है SL27 के पास लॉरेल एनर्जी। ये वो केस है जिसने झाग ही झाग कर दिया था हर तरफ, बहुत सारे इश्यूज इन्वॉल्व, बहुत सारे प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व, बट मेजर इशू फोकस करना पे क्या था? एक कंपनी, ठीक है, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के शेयर्स अक्वायर कर लिया। उसके 1.25 साल के बाद, 1.25 ईयर्स के बाद में उस कंपनी ने और शेयर्स अक्वायर कर लिए और अब ओपन ऑफर देने की रिक्वायरमेंट आ गई। तो एक कंपनी ने 18% शेयर्स अक्वायर किए, उसके 1.25 ईयर्स के बाद में 18% शेयर्स अक्वायर कर लिए एट से 10 रुपीज। 10 रुपीज में 18% शेयर्स अक्वायर कर लिए। उसके 1.5 साल बाद उसने और शेयर्स अक्वायर कर लिए 7-8% के, अब 25% टच हो गया। ओपन ऑफर देना पड़ेगा। इस टाइम जब ओपन ऑफर देना पड़ेगा तब कैलकुलेट करेंगे ना ऑफर प्राइस का, कि ऑफर प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उन्होंने कुछ 4-5 रुपए की ऑफर प्राइस लाके दे दी कि ये हम एग्जिट ऑफर इस प्राइस पे दे देंगे। तो डिस्प्यूट ये आया कि ये जो आपने 10 रुपीज पे शेयर अक्वायर की थी ना 1.25 साल पहले, इस प्राइस को भी कंसिडरेशन में लाओ, और ऑफर प्राइस कैलकुलेट होती है हायर ऑफ द फ्यू। तो आपने हायर ऑफ द फ्यू के अंदर इस प्राइस को भी कंसिडरेशन में लाओ, तो आपकी ऑफर प्राइस में जो आपने 4-5 रुपीज दे रहे हो, ये बढ़ के ज्यादा प्राइस की होगी, आप दो। तो कंपनी क्लेम क्या कर रही है? अरे बाबा, जो भी कंपनी के प्रमोटर रहते हैं फॉर 3 और मोर इयर्स, उनको एग्जम्पशन मिलता है इंटर से ट्रांसफर पे। तो सेबी का कहना है कि सर आपको कौन सा एग्जम्पशन, आपने तो कंपनी के प्रमोटर बने हो 1.25 साल पहले। तब ये कंपनी कहती है कि अरे क्या तुम छोटी मोटी बातें करते हो, मैं प्रमोटर बना हूं 1.25 साल पहले, बट कंट्रोल तो सेम ही लोगों के पास था। तो यहां पर इस कंटेंशन को बिल्कुल कैंसिल आउट किया गया, रिजेक्ट किया गया और कहा गया इट विल बी लिटरली रेड, वर यू द प्रमोटर फॉर 3 इयर्स? अरे बट नहीं, वर यू द प्रमोटर फॉर 3 इयर्स? अरे पर कंट्रोल नहीं, वर यू द प्रमोटर फॉर 3 इयर्स? उन्होंने बोला नहीं, आई वाज प्रमोटर फॉर मियरली फॉर 1.25 इयर्स, स्टोरी क्लोज, यू विल नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ एग्जम्पशन। याद आ रहा है? तो एग्जाम्पशन याद नहीं आएगा, लिटरल ट्रांसलेशन होगा, अननेसेसरी हम ऑब्जेक्टिव के अंदर नहीं जाएंगे। दैट वाज द केस ऑफ SL27 लॉरेल एनर्जेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड। फिर आता है हमारे सामने दुष्यंत दलाल। बहुत ही बढ़िया अजीब, बहुत ही बढ़िया हुआ। दुष्यंत दलाल के सामने एक संघर्ष हुआ था 28A का इंटरेस्ट लगेगा या नहीं लगेगा। तो इसके अंदर हमने कुछ ऐसा पढ़ा था कि एक एंटिटी, एक व्यक्ति के अगेंस्ट ऑर्डर पास कर दिया, उसने कुछ वायलेशन किया था, उस ऑर्डर के अंदर इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड था, ठीक है। लेकिन वो ऑर्डर उन्होंने जब पास किया उसके बाद में एक सेक्शन आया 28A। ये जब सेक्शन आया 28A कौन से एक्ट का है? शर्म हया लज्जा,
सब छोड़, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे अभ्यास शीट के क्वेश्चन बढ़ेंगे अब। चलो इधर आओ। चलो हम लोग क्या बात कर रहे थे, 28A के अंडर ऑर्डर पास कर दिया। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में ये हुआ कि सॉरी, सबसे पहले ऑर्डर पास कर दिया 6 करोड़ का, 4 करोड़ प्लस 2 करोड़ का इंटरेस्ट, और कह दिया अब ये ऑर्डर का आपने पे कर दो, 6 करोड़ रुपीस पे करो। उसके बाद में एक सेक्शन आ गया 28A विच यूज टू ऑटोमेटिकली अप्लाई इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट। अब जब ये 6 करोड़ पे करने के लिए आए तब ये बात हुई कि 28A का इंटरेस्ट भी तो भरो। तो उनका कहना था कि 28A तो इस ऑर्डर के बाद आया है, तो हम इंटरेस्ट क्यों भरे, 28A के अंतर्गत हम इंटरेस्ट क्यों भरे, हम इंटरेस्ट नहीं भरेंगे, हमारे ऊपर ये अप्लाई नहीं होता है। तो सवाल ये आया कि 28A आने के, जब 28A सेक्शन आया उसके पहले के जो ऑर्डर्स हैं उसके ऊपर 28A का इंटरेस्ट लगेगा या नहीं। 28A रेट्रोस्पेक्टिव होगा या सिर्फ प्रोस्पेक्टिव होगा, मुझे बताओ कैसा रहेगा, प्रोस्पेक्टिव। क्या 28A के पहले के ऑर्डर्स पे इंटरेस्ट लगेगा क्या, द आंसर इज नो, नहीं लगेगा। उसके बाद में आते हैं 29 रत्नावली कैपिटल मार्केट लिमिटेड। टेक अवे इसके अंदर बहुत ही अच्छा सा है कि हुआ क्या था, याद करना, एक ब्रोकिंग एंटिटीज है, उन्होंने अगले 5 साल की फीस भर दी एडवांस में, कि टेंशन लेने का नहीं, बहुत 5 साल की फीस भर दी अपने अच्छे से एकदम मस्ती में। उसके बाद में एक कंडीशन आ गई कि आपका मिनिमम टर्नओवर एक्स अमाउंट का होना चाहिए, फॉर एग्जांपल 3 करोड़ का होना चाहिए मिनिमम नेटवर्थ, तभी आप ये बिजनेस आगे कंटिन्यू कर सकते हो। अब उनका मिनिमम नेटवर्थ नहीं था उतना, तो उन्होंने क्या किया, एक और कंपनी के साथ मर्ज कर गए, ताकि अब उनका मिनिमम जो नेटवर्थ है वो 3 करोड़ टच हो गया। अब जब मिनिमम नेटवर्थ उनका 3 करोड़ टच हो गया, अब चिंता की कोई बात नहीं थी, उनका अब हम कंटिन्यू कर देंगे। फिर वो बोलने आए कि अरे सुनो ना, एक नोटिफिकेशन आया, एक सर्कुलर आया जिसमें लिखा है कि जो कंपल्सरी मर्जर हुए हैं, जो मर्जर हुए बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, रादर जो मर्जर हुए बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, उसके अंदर अगर उन्होंने पहले से फीस पे कर रखी है तो उनको वापस फीस पे करने की आवश्यकता। तो ये आए कि अरे हाँ हमारा मर्जर हुआ है और हमने वॉलंटरी मर्जर थोड़ी था, हमें भी जबरदस्ती करना पड़ा था और हमने भी एडवांस फी पे कर रखी है, तो हमें आगे फीस पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। क्या हुआ, इनको फीस पे करनी पड़ी या नहीं करनी पड़ी। इनको बोला गया कि दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ कंपल्सरी मर्जर, ऑपरेशन ऑफ लॉ नहीं है, ये तो आपने अपनी इच्छा से मर्ज किया बिकॉज ऑफ कंप्लाइंग विद द नेटवर्थ रिक्वायरमेंट। तो मर्जिंग फॉर कंप्लायंस ऑफ नेटवर्थ रिक्वायरमेंट इज नॉट अ मर्जर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। मर्जर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ कब होता है, जब आपकी कंपनी वाइंड अप ही हो रही है और कोर्ट आपको ऑर्डर करता है कि यही आपको मर्जर करना, दैट इज मर्जर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। यहां पे तो आप वॉलंटरी मर्जर ही हो रहा है टू कंप्लाई विद द कंडीशन, तो आपको सर्कुलर का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपने 5,000 रुपए बचा लिए सुप्रीम कोर्ट का टाइम वेस्ट करके, बहुत अच्छी बात है। फिर हम लोग आते हैं SL30 पे, पेंटा गोल्ड। पेंटा गोल्ड के अंदर हमने क्या बात की, याद आ रहा है, अरे यारों क्या याद आ रहा है, क्या केस क्या था, थोड़े कुछ फैक्ट्स देख के, लाला पेंटा गोल्ड, नजर घुमाओ फैक्ट्स के ऊपर, जिसमें सेबी ने क्वेश्चन का आंसर क्लैरिटी के साथ दिया ही नहीं था। याद आ रहा है कि क्या एक अंडरराइटर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से अंडर सब्सक्राइब पोर्शन को ले सकता है क्या। तो इसमें सेबी के पास गए, स्टॉक एक्सचेंज ने क्या किया, स्टॉक एक्सचेंज ने रोक दिया, अलॉटमेंट कैंसिल कर दिया कि अंडरराइटर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव नहीं हुआ तो कंप्लाई नहीं कर सकता, उसको खुद खरीदना होगा। ये बोलते हुए स्टॉक एक्सचेंज अलॉटमेंट कैंसिल कर दिया। यहां पे केस गया हमारे सैट के पास, सैट ने बोला नहीं, अलॉटमेंट कैंसिल नहीं कर सकते, द अलॉटमेंट विल कंटिन्यू। अगर कोई डिफॉल्ट भी है, यहां पर देयर वाज कॉन्ट्रडिक्शन, देयर वाज नो क्लैरिटी। सेबी का मॉडल अंडरराइटिंग एग्रीमेंट कुछ और कह रहा था और सेबी एक्ट कुछ और कह रहा था। उन्होंने कहा अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि अंडरराइटर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन ले सकता है कि नहीं ले सकता है। जब उसको खुद से शेयर खरीदने होते हैं तब वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन ले सकता है, नहीं, इसको लेकर क्लैरिटी नहीं है। इस कारण से जब तक क्लैरिटी नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, अगर इफ देयर इज नो क्लैरिटी वहां पे, तो कंपनी का अलॉटमेंट तो कैंसिल नहीं होगा, आप कंटिन्यू करेंगे कंपनी के साथ। लेकिन अगर आपको पेनल्टी इंपोज करनी है, फोड़ना ही है, तो किसको फोड़ो, अंडरराइटर को, तो कंपनी का अलॉटमेंट नहीं रुकेगा। उसके बाद में द लास्ट केस इज BOI शेयर होल्डिंग लिमिटेड वर्सेस सेबी। इसके अंदर क्या हुआ, सर्कुलर गाइडलाइंस एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के इशू किए थे, उसको कंप्लाई नहीं किया गया तो 40 लाख रुपए की पेनल्टी लगा दी गई। उसके बाद में आगे बढ़े तो पेनल्टी रिड्यूस करके कितनी कर दी, 6 लाख की, बस। तो एक मनी लॉन्ड्रिंग के सर्कुलर था, कंप्लाई नहीं किया। उन्होंने क्या बोला कि सर इन्होंने बोला इमीडिएटली कंप्लाई करो, उन्होंने टाइमलाइन बताया नहीं, तो हमने कंप्लाई 2-3 दिन बाद किया तो 40 लाख की पेनल्टी लगा दी। तो कोर्ट में देखो, कंप्लायंस उन्होंने बोला था ना इमीडिएटली, तो आपको इमीडिएटली कंप्लाई करना चाहिए था, आपने इमीडिएटली कंप्लाई नहीं किया क्या, तो पेनल्टी तो लगेगी। चलो हम 40 लाख से कम करके 6 लाख कर देते हैं। और उसके बाद में एक क्लास के साथ है इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए NSE डार्क फाइबर, इसको बहुत एट लेंथ हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया, कोई मतलब नहीं है हमारे लिए, सिंपल सा था कि NSE के अंदर एक फ्रॉड सा हुआ था, उस फ्रॉड के बाद बहुत सारे लोगों को फोड़ा गया था। NSE के ऊपर भी 62 करोड़ के आसपास की पेनल्टी लगाई गई थी। एंड जब बहुत सारे लोगों को फोड़ा गया
जब बहुत सारे लोगों को फोड़ा गया और एनएससी के ऊपर भी पेनल्टी लगाई गई, तब एनएससी के जो जो ऑफिशियल्स थे बड़े बड़े, उन सबको 3-3 साल के लिए बैन कर दिया गया था। तब उनके कुछ ऑफिशियल्स गए बाद में कोर्ट में सेबी के पास कि हे सेबी, हमारी तो कोई गलती नहीं थी। तो इस ऑर्डर के, इस जजमेंट के थ्रू सेबी ने बहुत सारे ऑफिशियल्स को कहा कि आपकी कोई गलती नहीं है, आपके ऊपर से वो बैन हटाया जाता है। तो यहाँ पे हुआ कि सेबी डिस्चार्ज 9 करंट एंड फॉर्मर ऑफिशियल्स ऑफ एनएससी एज दे कुड नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिसकंडक्ट और नॉन कंप्लायंस इन डार्क फाइबर issue and hence disposed of proceeding initiated against them. Are you all with me? बात समझ में आ रही है? तो ये लास्ट केस था और इसी के साथ में सिक्योरिटीज लॉ के सारे केसेस होते हैं खत्म। चलिए यार, मुझे एक बात बताओ, पहले तो मुझे एक सेकंड दो, मुझे बताओ सबसे डिफिकल्ट केस कौन सा लगता है? देखो एक बार, आपकी इच्छा। जो केस जब मैं बता रहा था आपको याद ही नहीं आ रहा था, बोलो सबसे डिफिकल्ट केस कौन सा लगता है? हाँ, कौन सा लगता है सबसे डिफिकल्ट? 27। बहुत बढ़िया, लॉरेल वाला बहुत ही बढ़िया। लॉरेल के अंदर फैक्ट्स एक बार समझ में अच्छे से आ चुके हैं, एक बार और लॉरेल वाला डिस्कस कर लेते हैं। आ जाओ यहाँ पे, ठीक है। अब कैसा है, कुछ केसेस ऐसे लगेंगे, मैं जो जो चीजें बोलूंगा आपको समझ में तो आएगी सारी कि हाँ सर समझ में सब आ रही है, बट ये ऐसा ही डिफिकल्ट फीलिंग आती है इसके साथ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार आप समझा देता हूँ क्या है इस केस के अंदर। इस केस के अंदर एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को अक्वायर किया है, कहीं पे भी जगह होगी तो वहां लिख देते हैं, यहां पे लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। सुनना, एक कंपनी ने, कोई भी एक कंपनी ए लिमिटेड, इसने अक्वायर किया है बी लिमिटेड को कि 18% शेयर्स, ठीक है। 18% शेयर अक्वायर करने से ये प्रमोटर बन गया, ठीक है। ये प्रमोटर बन गया, मान लीजिए 2015 में प्रमोटर बन गया। उसके बाद ने इसके 7% शेयर्स और परचेज किए 2016 में, एक साल के बाद 7% शेयर्स और परचेज किए। अब ओपन ऑफर रिक्वायरमेंट आ गई है, तो ए लिमिटेड को ओपन ऑफर देना पड़ेगा, सही बात है। इन्होंने ये जो 18% अक्वायर किया था, ये एग्जाम्पल लो, अक्वायर किया था 10 रुपीज में, ठीक है। अभी जब ओपन ऑफर दे रहे हैं, ये दे रहे हैं कुछ 4 रुपीज में। तो अब यहाँ पर सेबी बोल रहा है कि आप ओपन ऑफर में इस प्राइस को इंक्लूड करो ना, आप ऐसे कैसे अपने हिसाब से उस प्राइस को एक्सक्लूड कर रहे हो? तो इस ए लिमिटेड का आर्ग्यूमेंट क्या है समझो। ए लिमिटेड का आर्ग्यूमेंट है, अरे इंटर से ट्रांसफर बिटवीन प्रमोटर हुआ, प्रमोटर फॉर 3 और मोर ईयर्स, इनके ऊपर ये पूरा एग्जाम्प्ट होता है, तो ये प्राइस इंक्लूड नहीं की जाएगी। तो सेबी बोल रहा है बट यू आर नॉट प्रमोटर फॉर 3 और मोर ईयर्स। तो ये बोल रहा है अरे बट इवेंचुअली बी का जो कंट्रोल था वो मान लो एक्स के पास था, और मेरा कंट्रोल भी एक्स के पास ही है, तो प्रैक्टिकली कंट्रोल तो किसके पास है? एक्स के पास ही ना, तो कंट्रोल तो स्टेबल है ना। तो बात क्या, फिर तो आपको एग्जाम्पशन देना चाहिए। और सेबी ने क्लियरली कहा कि हमें लॉ के पर्पस में जाने की जरूरत ही नहीं है। लॉ क्लियरली कह रहा है, लिटरल ट्रांसलेशन क्लियरली कह रहा है कि इफ एट ऑल समवन हैज बीन प्रमोटर फॉर 3 और मोर इयर्स ओनली देन एग्जाम्पशन वुड बी गिवन। कॉमन कंट्रोल है या नहीं है हमारे लिए वो इररिलेवेंट है। क्या आप 3 साल से प्रमोटर थे? द आंसर इज यस, एग्जाम्पशन ले लो। द आंसर इज नो, एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। इस केस में ये प्रमोटर है ओनली फॉर 1 ईयर और सो, तो इस केस में इनको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। ये 4 पे नहीं दे सकते, 10 हैज टू बी कंसिडर्ड। बात समझ में आ रहा है थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो एक दो केसेस थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं, बट फिर भी इंटरेस्टिंग, ऐसी कोई बहुत परेशानी वाली बात नहीं है। इसके अलावा डिफिकल्ट केस कौन सा लगता है बता दो। एक और केस का नाम लोगे, मुझे पता है, ले लो। 2 ही केसेस जिनके फैक्ट्स कॉम्प्लिकेटेड थे, ले लो जिसका भी लेना है ले लो, कोई चिंता की बात नहीं। ए ऑनलाइन वाले आ रहा हूं, मेघा, पूजा, आशुतोष, हर्षल, वासु, मेघा, कोई भी व्यक्ति, आपको भी कोई केस डिफिकल्ट लगता है बोल दो, वो केस एक और बार ले लेंगे। 25 जिसका मुझे था इंतजार, सेबी वर्सेस बर्न एनर्जी। हा, तो यही 2 केसेस थे जिनके ऊपर आप क्वेश्चन पूछ सकते थे। बट आई विल टेल यू व्हाट, व्हेन इट कम्स टू दिस केस, बर्न एनर्जी वाला जो केस आता है ना, इसके अंदर यू माइट बी कंफ्यूज विद द फैक्ट्स, बट द टेक ओवर, जो आपका टेक अवे है, ये तो काफी आसान है कि कभी भी, मतलब फैक्ट्स थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, बट द टेक अवे इज सो इजी। टेक अवे क्या कहता है इस केस का? इतनी सी बात कहता है कि कभी भी कोई भी अक्वायरर ड्यूरिंग द ऑफर पीरियड डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते। एक बात खत्म हो गया। दूसरा इशू आता है कि सर ऑफर पीरियड शुरू कहां से होगा? ऑफर पीरियड शुरू होगा एमओयू से। एमओयू तो हमारे यहां हुआ ही नहीं था। अगर एमओयू नहीं हुआ था तो ऑफर पीरियड शुरू होगा शेयर परचेज अग्रीमेंट से। चलो, ये मैंने आपको समझा दिया। इसके फैक्ट्स भी एक और बार रिवाइज करवा देता हूं। यहां पे आ जाओ, कुछ भी नहीं है, इधर आओ। ये है इंडियन कंपनी,
इंडिया में एक कंपनी है, लड़ाई पूरी इंडियन कंपनी के लिए हो रही है, ठीक है ना, उसको होल्ड कर रही है मॉरिशस की एक कंपनी। इंडियन कंपनीज को नॉर्मली मॉरिशस की कंपनीज ही होल्ड करती है, इवन वोडाफोन के केस में भी ऐसा ही कुछ हुआ था, तो मॉरिशस की कंपनीज होल्ड करती है बिकॉज इंडिया में टैक्स रेट बहुत ज्यादा है और मॉरिशस में टैक्स रेट बहुत कम है, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट ऑफिट भी ट्रांसफर होता है या फिर हमें थोड़ा सा भी ट्रांसफर कर पाते हैं, ट्रांसफर प्राइसिंग आप पढ़ेंगे प्रोफेशनल्स में तो भी हेल्पफुल रहता है। तो इवेंचुअली इंडिया की कनेक्टेड कंपनीज मॉरिशस में रखी जाती है। मॉरिशस इज टैक्स हेवन, वहां पे टैक्स है ही नहीं और है तो नेग्लिजिबल है। चलो, तो एक इंडिया की कंपनी हो गई ये, इस कंपनी को होल्ड करती है मॉरिशस की एक कंपनी। ओके, इस मॉरिशस की कंपनी के शेयर्स हैं कैलिफोर्निया की एक कंपनी के पास। अब ये जो शेयर्स है वो बेच दिए उन्होंने इंग्लैंड की एक कंपनी को। सो जो मॉरिशस की कंपनी पहले कैलिफोर्निया की कंपनी होल्ड करती थी, मॉरिशस की कंपनी वाज अर्लियर हेल्ड बाय कैलिफोर्निया की कंपनी, these shares have been sold to इंग्लैंड की कंपनी। so now what has happened is this इंग्लैंड की कंपनी controls मॉरिशस की कंपनी and effectively controls इंडिया की कंपनी। तो चेंज इन कंट्रोल इस प्रकार से हुआ है कि पहले इनडायरेक्ट कंट्रोल कहते हैं इसको, इनडायरेक्ट एक्विजिशन, कि पहले इसका कंट्रोल इस कैलिफोर्निया की कंपनी के पास था, अब इसका कंट्रोल इस इंग्लैंड की कंपनी के पास हो गया है। ये इंग्लैंड की कंपनी ने क्या किया, इस कंपनी ने जैसे ही ये शेयर्स खरीदे तुरंत 2 डायरेक्टर अपॉइंट किए मॉरिशस की कंपनी में और वही 2 डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया इंडियन कंपनी में। तो सेबी बोला रुको 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 रुको, तुम्हें अपॉइंट करना है अपॉइंट कर देना, लेकिन कब कर सकते हो, ऑफर पीरियड होने के बाद। ऑफर पीरियड के दौरान आप डायरेक्टर्स अपॉइंट नहीं कर सकते। बस क्लियर है क्या हम लोग? फिर उनका एक छोटा सा आर्गुमेंट और आया था कि ऑफर पीरियड शुरू होता है एमओयू से, हमने एमओयू किया ही नहीं तो हम अपॉइंट कर सकते हैं। बोले नहीं, अगर एमओयू नहीं किया तो ऑफर पीरियड स्टार्ट होगा शेयर परचेज अग्रीमेंट से। तो जब आपने शेयर परचेज अग्रीमेंट कर लिया है उसके बाद में आप डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते जब तक ऑफर पूरा क्लोज नहीं हो जाता। यस पीपल, बोलो यारो, आसान? बिल्कुल बिल्कुल श्योर। पहले एक बार ये केस एकदम आसान लड्डू, अरे केसेस इतने डिफिकल्ट है ही नहीं, अरे बहुत ही आसान है एकदम मस्ती में। आपको कोई भी केस ऐसा लगता है सर ये डिफिकल्ट है तो मस्ती में बोल दो, वापस डिस्कस हो जाएगा एकदम लाइट नोट पे। ये कब होगा, जब आप एक दिन पहले अच्छे से पढ़कर आए। अगर आप अच्छे से पढ़ के आओगे तो आपको घर पे समझेगा हाँ मुझे ये 2 डिफिकल्ट गए थे, तो हम उसको हर क्विक रिवीजन के साथ में एक प्रैक्टिस रखेंगे कि जो डिफिकल्ट केसेस है वो वापस ले लूंगा मैं, कोई लोड नहीं है, ठीक है। और ढूंढो, मेगा कह रही है SL30, शर्म है लज्जा छोड़ के क्वेश्चन पूछ लिया आपने। इधर आओ मेघा, पूछ लो, कोई बात नहीं, समझा मेरी बात को अच्छे से क्या हुआ। एक कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी ने शेयर्स इशू किए। ये सुनो ना, आप भी सुनो ना, ऐसे क्या कर रहे हो? मेघा का क्वेश्चन आपका भी क्वेश्चन हो सकता है ना? बाकी सब तो सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, ऐसे मत करो आप लोग, ठीक है ना? ईमानदारी से क्वेश्चन पे लगे रहो। क्या हुआ, एक कंपनी ने शेयर्स इशू कर दिया। वो जब शेयर्स इशू हो गए उसके बाद में उस शेयर्स के अंदर मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव नहीं हुआ, तो कंपनी ने अपने अंडरराइटर को बोला कि आप खरीदो। अभी तक तो आप बेचने की कोशिश कर रहे थे, नहीं बिके, अब आप खरीदो। तो जब अंडरराइटर के ऊपर लायबिलिटी आई खरीदने का, हाँ हाँ गिरा दो ना, कुछ और गिरा दो, हाँ बहुत बढ़िया। अंडरराइटर के ऊपर जब लायबिलिटी आई गिराने का, सीधा बैठ ही नहीं पा रहे हो। पानी तो शुरुआत में मैंने बोला था ना 20 मिनट पहले, पानी पी लो गधे, पी लो, वापस लग गई प्यास। मैं लंच के बाद का लेक्चर चेंज कराएगा, रुकना। पूरा सबके डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी लगता है मेरे को। इधर आओ, केस पे आते हैं। तो यहां पे अंडरराइटर को बोला गया कि अब आप जाओ और जाके आप शेयर्स खरीदो। अंडरराइटर ने खुद ने शेयर्स खरीदे क्या? नहीं, अंडरराइटर ने शेयर्स खरीद लिए कैसे? थर्ड पार्टी एप्लीकेशन। तो सवाल ये आया यहाँ पे कि एक बार जब मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ है, देन व्हेन अंडरराइटर हैज बीन आस्क्ड टू परचेज द शेयर्स, कैन द अंडरराइटर ब्रिंग थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस एंड देन बाय द शेयर्स एट दैट स्टेज? प्रायर स्टेज पे तो अलाउड ही था, अब जब मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव नहीं हुआ है उसके बाद में क्या अंडरराइटर ला सकता है क्या? ये इशू गया सैट के पास। सैट ने जब सारे डॉक्यूमेंट्स देखे तो बोला तो कॉन्ट्रडिक्शन है। सेबी एक्ट को देख के ऐसा लगता है कि वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन नहीं ले सकता, लेकिन मॉडल अंडरराइटिंग अग्रीमेंट को देख के ऐसा लगता है कि वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन ले सकता है। तो सैट ने सेबी को बोला कि आप इस पर क्लैरिटी दो। ये बात खत्म हुई। हमारा इशू कैसे आंसर हुआ, लेकिन सैट बोला दैट कंपनी का अलॉटमेंट कैंसिल नहीं कर सकता एनएससी। एनएससी ने इस ग्राउंड पे कंपनी का अलॉटमेंट कैंसिल कर दिया था कि नई लिस्टिंग नहीं होगी। तो यहां पर सैट बोला कि कंपनीज अलॉटमेंट कैन नॉट बी कैंसिल्ड, कि कंपनी का अलॉटमेंट किसी भी हालत में कैंसिल नहीं किया जाएगा। कुछ प्रॉब्लम है तो पेनल्टी किस पे इंपोज करो? अंडरराइटर पे। सो वो इशू इररिलेवेंट हो गया अभी कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन अलाउड है या नहीं है। अगर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन अलाउड नहीं भी है तो भी कंपनी का अलॉटमेंट तो होगा, आप पहले अंडरराइटर को पेनलाइज कर दो। आर वी अंडरस्टैंडिंग? यस बेटा जी। चले, कोई और पॉइंट जो आपको 24 पे आ जाते हैं। ए राजा कैसी बातें कर रहे हो?
ये तो खैर छोटा सा केस टेक अवे का, इसके अंदर इतनी सी बात है क्या सेबी, ये हमारे क्विक रिवीजन के अंदर स्किप हो गया, बस फैक्चुअल केस समझ के हम आगे बढ़ गए। इतना सा है कि क्या सेबी खुद के केस का कॉग्निजेंस खुद ले सकती है क्या सेबी किसी भी इशू का कॉग्निजेंस खुद ले सकती है क्या? मुझे बताओ कि क्या सेबी को कंप्लेंट की जरूरत है या सेबी खुद से कॉग्निजेंस ले सकती है? ले सकती है। सेबी को किसी की भी कंप्लेंट फाइल करने की जरूरत नहीं है, सेबी खुद से कॉग्निजेंस ले सकती है। तो इशू इतना सा है कि यहां पर एक व्यक्ति ने कुछ एक्टिविटीज की और उससे काइंड ऑफ फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग की, ठीक है, तो यहां पर उसके अगेंस्ट जब सेबी एक्शन लेने आ रही थी तो उसका क्या कहना था, पर मेरे अगेंस्ट कंप्लेन तो किसी ने फाइल ही नहीं की है। तो तब लीगल इशू ये आया कि अगर सेबी बिना किसी की कंप्लेन पे एक्शन लेना चाहे तो ले सकती है या नहीं। टेक्निकली स्पीकिंग, कैन सेबी टेक कॉग्निजेंस ऑन इट्स ओन और सेबी नीड समवन टू फाइल अ कंप्लेन? इसका आंसर दिया यहां पे, सेबी हैज द राइट टू टेक कॉग्निजेंस ऑन इट्स ओन। वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आस्क्ड दिस। अच्छा हो गया। चलो, कोई और केस जो परेशानी दे रहा हो? लाइफ आसान है एकदम मस्ती में, तो जो भी आपको केसेस परेशानी देते हो वो आप यहां पे पूछ सकते हैं एंड वी कैन रैप इट अप। सो दिस इज ऑल फॉर सिक्योरिटीज लॉ। एकदम मस्ती से आगे बढ़े और अब आप जाओ और परेशान हो जाओ, ठीक है यारों? आपको आपका अभ्यास शीट मिल चुका होगा, ठीक है? अभ्यास शीट स्टार्ट कर देने का, ईमानदारी से तूफान तरीके से अभ्यास शीट कंप्लीट करनी है एकदम अच्छे से। किसी भी तरह से लीगल इशू ढूंढना है, अंडरलाइन करना है, अपना फॉर्मेट भूलना नहीं है। चाहिए तो 4-5 पेजेस फ्लिप करो और उसमें अच्छे से देखो किस प्रकार से आंसर लिखना होता है। कीवर्ड्स अंडरलाइन करने से लेके लीगल इशू अंडरलाइन करना है, केस का नाम अंडरलाइन करना है, ऑर्गेनाइज तरीके से आंसर लिखना आपके उसमें आ जाना चाहिए, खून में। इतने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जस्ट राइट इट अप एंड दैट विल बी ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक यू सो मच फोक्स, थैंक यू सो मच। या